एसएससी सीपीओ जीके जीएस पीवाईक्यू के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी सीपीओ 2022 में पूछे गए सभी फिजिक्स एमसीक्यू। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एसएससी सीपीओ 2023। स्टार्ट करते हैं। पहला जो एमसीक्यू है वो ये है कि आपको बताना है कि इस इक्वेशन में के बी इक्वल्स टू पी वी बाई टी एन, इस इक्वेशन में के बी का क्या मतलब है, के बी का वैल्यू क्या है। तो देखो, आपने अगर आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा है तो आपने एक इक्वेशन जरूर पढ़ा होगा, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। एनआरटी आप लोगों ने ये जरूर इक्वेशन पढ़ा होगा। आइडियल गैस वो गैस है जो कि चार्ल्स और बॉयल्स का जो लॉ जो है उसको एक साथ फॉलो करती है। तो इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है, और यहाँ जो के बी जो लिखा गया है ये ऐसा होगा एक्चुअल में, के नीचे में बी। तो इसे बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसे बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है आपको याद रखना है वो है 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23। ये ऐसा है, हाँ, 10 का पावर -23, ठीक है, जूल केल्विन इनवर्स। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। अगली एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच्ड है। तो फोर्स के लिए यहाँ पे देखो जूल लिखा है, नहीं, जूल किस चीज का होता है, जो जूल जो है ना ये तो एनर्जी के लिए वर्क डन के लिए यूज होता है ना, तो ये तो होगा नहीं। वर्क डन में देखो न्यूटन, ये तो रॉन्ग हो गया। न्यूटन किसका है, न्यूटन है आपकी फोर्स का। पास्कल वगैरह किसका है, प्रेशर का। फिर इसका देखते हैं यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है, पास्कल बार टोर, हाँ ये सही है। तो प्रेशर की यूनिट पास्कल भी है, बार भी है, टॉर भी है। और वॉल्यूम का किलोग्राम ग्राम मीटर, नहीं ये तो नहीं होगा ना। यहां से इनफैक्ट आप ये सब भी याद रखो, जूल जो है किसका होता है, जूल होता है वर्क डन का या फिर एनर्जी का। न्यूटन जो है वो किसका होता है, न्यूटन होता है फोर्स का। अगले एमसीक्यू देखो, हु को इन्वेंटेड द डिवाइस कॉल्ड साइक्लोट्रॉन इन 1934 अलोंग द अर्नेस्ट लॉरेंस टू इन्वेस्टिगेट द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। देखो, न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस है, एटम जो है वो दिखता कैसा है, इसके बारे में आज हमें आइडिया है। लेकिन जब एक टाइम में आइडिया नहीं था तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो है इस पे वर्क कर रहे थे, और इसी को लेकर के एक डिवाइस बनाया गया साइक्लोट्रॉन, ठीक है, 1934 में। तो ये बनाया था किसने, तो अर्नेस्ट लॉरेंस ने। और इसके साथ में जो दूसरे पर्सन थे वो थे कौन थे, तो एम एस लिविंगस्टोन, नाम याद रखना है, ठीक है। तो ये दोनों ने मिलकर न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए ये डिवाइस बनाया था। बाकी आप ने जरूर, जैसे फॉर एग्जांपल अर्नेस्ट रदरफोर्ड की बात करो तो इसका आपने जरूर एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा ना, वो गोल्ड फॉइल वाला, कि गोल्ड फॉइल को रख दिया, उसके बाद में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बम्बार्डमेंट किया, तो उसने न्यूक्लियस का बेसिकली जो एटम का कैसा स्ट्रक्चर है उसके बारे में रदरफोर्ड ने बताया, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्रेडिट देते हैं किस चीज के लिए, कि न्यूक्लियस के बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। इवन प्रोटॉन के लिए भी हम लोग इनको जो है क्रेडिट देते हैं, अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। और एर्निको फर्मी कौन है, तो ये वो पर्सन है जिन्होंने दुनिया को पहला न्यूक्लियर रिएक्टर दिया। इनफैक्ट इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, ठीक है, फिजिक्स के लिए। नेक्स्ट अगली एमसीक्यू देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद करंट कैरिंग कंडक्टर। मान लो एक वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो आप क्या काम करो, आप अपना जो अंगूठा जो है ना वो इसी के फ्लो के डायरेक्शन में आप रखोगे कुछ ऐसा, और बाकी यहाँ पे आपके बाकी फिंगर्स रहेंगे, ठीक है, ऐसा। अब ये आपका अंगूठा है, थंब है, और बाकी के फिंगर्स आपके ऐसे करके है मान लो। तो जब आप अपना बाकी फिंगर को जब बंद करोगे ना, तो उससे आपको डायरेक्शन मिलेगा किसी का, मैग्नेटिक फील्ड का। और इसके लिए जो लॉ काम करता है, जो रूल है, उसको बोलते हैं मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। तो याद रखना है, अगर एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है और आपको जानना है कि वहां पे करंट फ्लो, देखो वायर में जब करंट फ्लो होती है ना तो उसके कारण वहां पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन तो दिखा रहा हूं मैं ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा, ठीक है, ऐसा होगा, लाइक ऐसा। तो ये हमें पता चलता है मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू रूल से, ठीक है। और बाकी आप देखोगे तो ये सब जो है, ये जैसे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल, ये फिर अलग चीज है। जैसे राइट हैंड रूल में क्या करते हो ना, कि आप अपने हाथों की अंगूठा और उसके बगल के जो दोनों फिंगर जो है उसको जब अलग करते हो, तो वहां पे आपको जो है एक लॉ मिलता है कि ये जो है फोर्स का डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो वो अलग है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो है ये नॉट करेक्ट है। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए ना कॉनकेव मिरर के बारे में आपको बताना है। तो कॉनकेव मिरर का मैं पहले आपको थोड़ा सा समझा दूं ताकि ये आपको अच्छे से ये समझ में आए, ठीक है। तो ये पेज में आप थोड़ा सा देखो,
पहले समझो फिर मैं आपको आंसर एक्सप्लेन करता हूं। ये है कॉनकेव मिरर, ठीक है, तो ये है एक क्या कॉनकेव मिरर। अब इस कॉनकेव मिरर का ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं पोल। अब ये पोल में से एक लाइन है, यहाँ पे कहीं पे फोकस होगा, यहाँ कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और दूर कहीं पे इन्फिनिटी होगा, है ना। तो याद रखना है, अगर आप ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखोगे तो उसकी इमेज कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी। तो इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे ऐसे टेबल बना देता हूँ, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, इन्फिनिटी में, तो इमेज जो है वो कहाँ बनेगा, फोकस में। और इमेज की साइज साइज क्या होगी, बहुत ही छोटी होगी, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा। फिर अगर आप ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके बीच में कहीं पे भी रखते हो, इस एरिया में कहीं पे भी रखते हो, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बियॉन्ड सी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बियॉन्ड सी। तो बियॉन्ड सी अगर कहीं पे आप रखते हो तो उसके लिए इमेज जो है वो बनेगा सी और एफ के बीच में। तो सी और एफ के बीच में बनेगा, ठीक है। और अभी भी इमेज का साइज जो है वो डिमिनिश्ड ही होगा, छोटा ही होगा। फिर इसके बाद में जब आप ऑब्जेक्ट को सी पे रखोगे, सी पे जब रखोगे तब इमेज जो है वो भी सी पे बनेगा, है ना, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस केस में इमेज का क्या होगा, सेम साइज होता है, याद रखना, सेम साइज। ये हो गया, आगे समझो। फिर उसके बाद में हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे सी और एफ के बीच में। सी और एफ के बीच में जब रखोगे, तो सी और एफ के बीच में रखोगे तो इमेज जो है वो बनेगा सी और इनफाइनाइट के बीच में, मतलब बियॉन्ड सी इसको बोलते हैं, बियॉन्ड सी। और यहाँ पे जो इमेज जो होगा ना वो क्या होगा, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड होगा, ठीक है, बड़ा होगा, इमेज एनलार्ज्ड होगा। उसके बाद जब आप एफ पे रखोगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी में और ये हाईली एनलार्ज होगा, बहुत ही ज्यादा मैग्नीफाइड होगा, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। और ये जितना भी आप केस देख रहे हो ना, इन सब केस में रियल इमेज बनेगा, सभी में रियल इमेज बनेगा। तो ये जो आपका सवाल पूछा गया था, देखो जैसे मैंने लास्ट वाला केस देखो, आप इन्फिनिटी पे रखते हो तो एट सी हाईली डिमिनिश्ड, नहीं, जब आप कनकेव में आप इन्फिनिटी पे रखते हो ऑब्जेक्ट को तो इमेज बनता है कहाँ, फोकस पे होता है, फोकस पे, सी पे नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा वैसे कोई भी डाउट क्वारी हो ना तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके आप मुझसे बात कर लो। मैं टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम का मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, तो वहां जुड़ के आप मुझसे बात कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, whose law state that the junction in the electric circuit is the sum of the current flowing into the junction is equal to the sum of the current flowing through the junction। ये जंक्शन जंक्शन बाद में आ रहा है, पहले तो जंक्शन क्या है समझो। मान लो एक वायर है, इसमें कुछ करंट आ रहा है, ये दूसरा वायर है, इसमें कुछ करंट जा रहा है, ठीक है, आ रहा है, एक और वायर है, यहां से करंट ऐसे जा रहा है, तो ये जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं ना ये सभी वायर, उस पॉइंट को बोलेंगे जंक्शन। तो यहाँ पे देखो एक पॉइंट है जहां पे काफी सारे वायर जो है कनेक्टेड है, ठीक है। इसमें से क्या है, मान लो करंट यहाँ पे आ रहा है, कुछ यहाँ आ रहा है, कुछ यहाँ से करंट जा रहा है, ये जा रहा है, ये आ रहा है। तो तुम ऑब्जर्व करो कि ये वाला केस, ये वाला और ये वाला, ये तीन में देखो करंट जो है वो जंक्शन की तरफ आ रहा है। लेकिन ये दोनों वाला जो है इसमें देखो करंट जो है वो जंक्शन से बाहर निकल रहा है। तो एक लॉ है, लॉ को हम लोग शॉर्ट में केसीएल बुलाते हैं, केसीएल बोलते हैं बहुत बार। केसीएल का कहना क्या है कि जितने भी करंट जो जंक्शन में आ रहे हैं और जितने भी करंट जो जंक्शन से जा रहे हैं उन सब को जब आप देखोगे ना तो वो बराबर होगा। तो जितना भी इनकमिंग करंट जो है वो बराबर होगा आउटगोइंग करंट का, ठीक है। और ये लॉ को प्रॉपर्ली क्या बोलते हैं, तो प्रॉपर्ली जो है जिन्होंने ये लॉ दिया है तो गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ, इसी के नाम पे बहुत बार इसको केसीएल केसीएल नाम से हम लोग बुलाते हैं इस लॉ को, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, जो भी इनकमिंग करंट एट द जंक्शन एंड आउटगोइंग करंट एट द जंक्शन आर सेम, बस डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट, which physical theory explain the generation of thrust by the rocket engine, jet engine and deflating balloons। तो देखो रॉकेट इंजन कैसे वर्क करता है, जेट का इंजन कैसे वर्क करता है, इन सब के पीछे में जो लॉ काम करता है वो है न्यूटन का लॉ, न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन, है ना, न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, टोटल 3 लॉ ऑफ मोशन न्यूटन के हैं। पहले वाला जो लॉ है तो वहां पे हम लोग ये पढ़ते हैं ना कि इनर्शिया का लॉ, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना, इनर्शिया ऑफ मास, याद आ रहा है इनर्शिया, हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव हो रहा है तो वो मूव होता ही रहेगा, या कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका है, रेस्ट पे है, तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, ये पहला लॉ है। दूसरा वाला लॉ जो है वहां से हम लोग मोमेंटम के बारे में पता करते हैं कि फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन द मोमेंटम का, चेंज इन द मोमेंटम का। और यहीं से हम लोग फोर्स फॉर्मूला एक देखते हैं ना, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यहां से एक आता है फॉर्मूला। और थर्ड वाला जो न्यूटन का लॉ है वो क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हर क्रिया के विपरीत में एक प्रतिक्रिया भी होती है ना, ये लॉ हमने पढ़ा है। तो ये सभी जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये सभी वर्क करता है न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन पे वर्क करता है। नेक्स्ट,
ये क्वेश्चन दिया गया था, तो ये क्वेश्चन को मैंने कुछ इस तरीके से अरेंज किया है। यहाँ पे आपको जो है बताना है, अच्छा यहाँ पे जो ऑप्शंस जो है ना वो थोड़े से ढक गए हैं, ठीक है, कवर हो गए हैं, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे बेसिकली आपको क्या फाइंड करना था कि कौन किससे सही तरीके से मैच्ड है। तो वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या करता है, मैग्नीट्यूड मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, नहीं। वोल्ट मीटर जो है वो क्या करंट मेजर करता है, नहीं, वो तो वोल्टेज मेजर करता है। तो ये बी वाला देखो, वोल्ट मीटर जो है वो जो है वो क्या मेजर करता है, वोल्टेज। तो यानी कि वन का जो करेक्ट मैच होगा वो होगा बी के साथ। एम मीटर, एम मीटर क्या करता है, ये करंट मेजर करता है। तो 2 नंबर का करंट जो मैच होगा वो होगा ए के साथ। देखो यहाँ पे मेजर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट लिखा है, मतलब 2 वाला जो है ए के साथ सही है। एम मीटर को यूज करते हैं करंट मेजर करने के लिए। फिर 3 वाले को देखो, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर को यूज करते हैं करंट मेजर करने के लिए, करंट का डायरेक्शन मेजर करने के लिए। तो ये तो 3 डी वाले से मैच कर रहा है, मतलब 3 का जो है ना वो डी के साथ मैच करेगा। और ओम मीटर जो है इसको यूज करते हैं रेजिस्टेंस, है ना, जो प्रतिरोधकता जो होती है वो मापने के लिए, यानी कि 4 का सी होगा। तो ये करेक्ट मैच होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन वही था, वो ढक गया है गलती से। नेक्स्ट, तो अगली एमसीक्यू हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट है, कूलम पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कूलम पर सेकंड किस चीज का यूनिट है। तो देखो, अगर आप करंट का डेफिनेशन पढ़ो, करंट जब आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जब आप पढ़ते हो, वहां पे जब करंट, जब बिजली, जो विद्युत धारा जो है उसका डेफिनेशन, उसकी परिभाषा जब पढ़ते हो, तो वहां पे क्या बोलते हैं कि करंट इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पासिंग थ्रू द सर्किट इन 1 सेकेंड। मतलब किसी कंडक्टर में, किसी मान लो वायर में जो चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज को क्यू से हम लोग दिखाते हैं, आवेश जो फ्लो हो रहा है, और 1 सेकंड में, पर सेकंड में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, करंट। ठीक है, वही क्या है हमारा करंट, पर सेकंड जितना फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो करंट जो होता है ना उसको आई से हम लोग डिनोट करते हैं, तो आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, करंट का। जहां पे आई करंट है, क्यू चार्ज है, टी टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, चार्ज के लिए ये क्यू चार्ज है ना, तो इसके लिए क्या यूनिट होता है, कुलम। और टाइम के लिए क्या यूज होता है, सेकंड। यानी कि करंट का यूनिट क्या हो जाएगा, कुलम पर सेकंड। तो करंट का जो यूनिट होगा वो होगा कुलम पर सेकंड, जिसको हम लोग एक और दूसरा नाम से भी बुलाते हैं क्या, एम्पियर। तो करंट के आप एम्पियर यूनिट भी बोल रहे हो तो सही है, कूलम पर सेकंड बोल रहे हो तो भी सही है। तो यहाँ पे आप देखो कूलम पर सेकंड किसका है, करंट का है। नेक्स्ट, व्हीटस्टोन ब्रिज इज द अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर यूज्ड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मान लो आपको कोई एक मान लो रेजिस्टेंस मिला है, रेजिस्टेंस का ये सिंबल है ना। अब ये रेजिस्टेंस मिला है, अब इसका वैल्यू कितना है, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, है ना, 2 ओम है, 3 ओम है कि 200 ओम है, इसका वैल्यू कितना ओम है। तो ये पता करने के लिए एक जो है एक अरेंजमेंट है जिसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें करते कैसे हैं, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं, ये देख लो, ठीक है। थोड़ा सा कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट करेंगे, और यहाँ पे जो है बैटरी जो है वो बैटरी वगैरह जो है वो लगा देंगे, ठीक है। और ये जो ऐसे देख रहे हो ना, ये रेजिस्टेंस है, इसको मान लो मैं R1 R2 R3, और यहाँ पे हम लोग एक रेजिस्टेंस लगा देंगे जिसका वैल्यू हमें पता करना है। तो यहाँ पे जब करंट फ्लो होगा तो उससे हम लोग, अच्छा यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, एक गैल्वेनोमीटर। तो इसे पता करते हैं। तो टोटल देखो, ये डायग्राम में आप देखो, टोटल 4 रेजिस्टेंस मैंने यूज किया ना, तो 4 रेजिस्टेंस यूज होता है व्हीटस्टोन ब्रिज में। नेक्स्ट, which of the following intermolecular is also called London force। तो कौन सा इंटरमोलिकुलर फोर्स को लंदन फोर्स बोलते हैं। तो देखो, एटम, मान लो ये है एटम है, अंदर में यहाँ पे न्यूट्रॉन्स है, फिर उसके बाद में काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है। लेकिन मान लो एक एटम है, अब इसके अंदर में कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो इस तरफ में ज्यादा हो गए, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो क्या होगा कि इधर में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और ऑपोजिट साइड में कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी कि ये बना लेगा एक क्या, डाइपोल, क्या बना लेगा, डाइपोल। ये एटम जो है एक तरह का डाइपोल बना दे रहा है। अब ऐसा ही मान लो बगल का एक और एटम करेगा, तो वहां पे भी मान लो इधर में काफी सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो गए, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया, और दूसरी तरफ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गए, तो ये भी डाइपोल है। अब ये देखो, ये वाले एटम का यहाँ पॉजिटिव है, इस साइड में पॉजिटिव है, और ये वाले एटम का इस साइड में क्या है, नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना, ऑपोजिट चार्ज है, अट्रैक्ट करेंगे, है ना, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे। तो इनके बीच जो फोर्स वर्क करेगा ना, इसी फोर्स को बोलते हैं लंदन फोर्स, ठीक है। और इसको एक और नाम बुलाते हैं हम लोग क्या, सो डिस्पर्जन फोर्स। तो याद रखना, डिस्पर्जन फोर्स। अगली एमसीक्यू देखो, इंपल्स कैन बी डिफाइंड एज, इंपल्स क्या होता है। तो अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट में बहुत ही छोटे टाइम के लिए कोई फोर्स अप्लाई लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे छोटे से टाइम के लिए कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसके कारण आप देखोगे कि इसका लीनियर मोमेंटम मान लो चेंज हो गया, इसका जो लीनियर मोमेंटम जो है, जो लीनियर मोमेंटम मतलब क्या, संवेग, है ना, वो जो है वो जो चेंज हो गया,
तो इस कारण से आप देखोगे तो वहां पे उस चीज को ही जो है ना इंपल्स बोलते हैं। तो बहुत बार इंपल्स को बोलते हैं, इंपल्स को ऐसे भी आप बोल सकते हो फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम, बहुत थोड़े टाइम के लिए किसी ऑब्जेक्ट पे कोई एक फोर्स लग रहा है, अचानक से एक फोर्स लग रहा है, तो वो क्या है, इंपल्स। अगली एमसीक्यू देखते हैं। 1785 में हु यूज द कैलिब्रेटेड टॉर्सन बैलेंस टू मेजर द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होती है, तो इनके बीच में भी हम देखते हैं कि फोर्स होता है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है, या फिर कोई दूसरा मान लो प्रोटॉन है, या कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह जो भी है, इनके बीच में एक तरह का फोर्स वर्क करता है। ठीक है, तो कितना फोर्स है, वो फोर्स की वैल्यू क्या है, तो वैल्यू को मेजर करने के लिए एक खास तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोलते हैं क्या, टॉर्सन बैलेंस। ठीक है, तो टॉर्सन बैलेंस जो है, और इसको यूज किया था 1785 में किन्होंने, तो नाम आप याद रखो, तो चार्ल्स ऑगस्टिन कुलम, चार्ल्स ऑगस्टिन कुलम। इसी के इन्हीं के नाम पे तो चार्ज की यूनिट कुलम हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ना, मान लो अभी यहाँ पे मैं बोलूंगा कितना चार्ज है, तो फॉर एग्जाम्पल 2 कुलम सी लिखते हैं, तो ये कुलम क्यों आया, बिकॉज इनके नाम पे। अगली एमसीक्यू देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ मोशन इज करेक्ट। तो लॉ ऑफ इक्वेशन में आप 3 मोशन के बारे में पढ़ते हो, एक होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, मैं बताऊंगा भी यू क्या है, मैं समझाऊंगा, ठीक है। फिर होता है एक s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक और होता है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां पे v जो है वो है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मतलब एकदम फाइनल में आपकी जो वेलोसिटी है वो, u है इनिशियल वेलोसिटी मतलब शुरुआत में जो आपकी वेलोसिटी है वो, s है डिस्टेंस कितना दूरी तय किया वो, t टाइम है, और a जो है वो एक्सेलरेशन है, a क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो यहां पे आप देखो ये वाला इक्वेशन v इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी, तो ये तो गलत हो गया ना, और ये वाला इक्वेशन भी आप मिला करके देखो तो ये वाला भी गलत है, मतलब दोनों गलत लिखे हुए, करेक्ट वाला ये है, तो कोई भी करेक्ट नहीं है। तो कोई डाउट क्वारी हो तो यहाँ पे कुछ लिंक्स मैंने प्रोवाइड किए हैं, आप जुड़ के मुझसे बात कर सकते हो, मेरी करंट अफेयर की वीडियो आती है, आप उनको एक बार देख सकते हो, और मैं जीके के प्रिपेयर कराता हूँ क्लास ऑफ साइड स्टडी में, आप वो चेकआउट कर सकते हो। तो हमने क्या करा, तो हमने आपके एसएससी सीपीओ जीके जीएस पीवाईक्यू, एसएससी सीपीओ जीके जीएस पीवाईक्यू में हमने आपके एसएससी सीपीओ 2022 में पूछे गए सभी फिजिक्स एमसीक्यू कर लिए हैं। बहुत ही हेल्पफुल होगा ये वीडियो अगर आप एसएससी सीपीओ 2023 जीके प्रिपरेशन कर रहे हो तो। इसी तरीके से बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स की भी मैं वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू।